अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की मुद्दत मुलाजमत आज ख़त्म होने जा रही है और जस्टिस याह्या अफरीदी कल बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस को अलविदाई इशाइया दिया गया गुज़श्ता शब, जिसमें नामजद चीफ जस्टिस जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली शरीक हुए। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अपने दिल की बातें की और ढके छुपे अल्फाज में अपने खिलाफ होने वाली तनकीद का जवाब भी दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का अपने अलविदाई खिताब में कह रहा था कि हम केस सुनते हैं तो कागज़ पर कुछ फ़िक्रे लिखे हुए होते हैं, अंदाज़ा लगाना होता है कि कहाँ सच है और कहाँ झूठ है। हो सकता है कि हमने अपना गलत फैसला किया हो, क्योंकि कागज़ के टुकड़ों पर जो लिखा गया है वो एक पार्टी को फ़ायदा देता है और दूसरे को नहीं। चीफ जस्टिस क्या कह रहे थे, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूं। सहाफ़ियों का आने का शुक्रिया और उनका भी शुक्रिया जो आज हम में मौजूद नहीं है। कागज़ पे कुछ फिक्रे लिखे होते हैं, अंदाज़ा लगाना होता है कहाँ सच है कहाँ झूठ है। हो सकता है बेपनाह हमने फैसले गलत किए हों, क्योंकि कागज़ के टुकड़ों पे जो लिखा गया है एक पार्टी के को फ़ायदा देता है और दूसरे को नहीं। सच क्या है वो तो ऊपर वाला जानता है। अगर हम तो कागज़ों पर चलते हैं, कानून पर चलते हैं। अब बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा है कि चीफ जस्टिस अपने किए गए फैसलों पर सफाई दे रहे हैं। अब ये बात हकीकत है कि काजी फायज़ ईसा का दौर जहां सियासी और अदालती तनाज़ात से भरपूर था, वहीं उनके बाज़ फैसलों की वजह से मुल्क के सियासी मंजरनामे में बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई। बतौर जज और फिर बतौर चीफ जस्टिस उनका तमाम दौर खासा हंगामा खेज रहा। मजमूई तौर पर तमाम सियासी जमातों के साथ उनके ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं थे। PTI की हुकूमत जाने के बाद और इलेक्शन में इंतखाबी निशान केस में अदालती फैसले पर अगर किसी जज की आपको सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग हुई तो वो जस्टिस काजी फायज़ ईसा थे। उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स तश्कील दिए, जिनके मुताबिक बेंच की तश्कील का इख्तियार चीफ जस्टिस की बजाय 3 सीनियर जजेस के हवाले किया गया। PTI उनके बेशतर फैसलों से नाखुश नजर आई, चाहे वो नैब तरमीम केस हो या आर्टिकल 63A का फैसला हो। अब तारीख काजी फायज़ ईसा को कैसे याद रखती है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल आज अलविदाई रेफरेंस में नामजद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी चीफ जस्टिस की शान में तारीफें करते दिखाई दिए। जस्टिस याह्या अफरीदी का कहना था कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा से मुतअद्दिद बार इख्तलाफात हुए, उन्हें हमेशा खुले दिल से मेरा मौक़िफ़ उन्होंने सुना, और अगर आप चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को गुस्सा दिलाएंगे तो अल्लाह ही बचा सकता है। If I may say so, poke the bear, then even hell hath no fury to match his scorn, and only God may help and save you. Let me share a secret with you all today, that I have faced such wrath of this bear many times. Lunch today hosted by us in honor of Justice Qazi Faiz Issa is not on government expense. He's been cruel. He has imposed the entire expenses on me. अब चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का गुस्सा तो अदालत में नजर नहीं आएगा, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह काजी फायज़ ईसा पर अपने गुस्से का मुसलसल इजहार कर रहे हैं। आज वो अलविदाई रेफरेंस में शरीक नहीं हुए। इसके अलावा जस्टिस मलिक शहजाद, जस्टिस अतर मिल्ला, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक भी रेफरेंस में शरीक नहीं हुए, जिससे ये तासुर उभर रहा है कि अदलिया में वाज़ेह सफ़बंदी हो चुकी है। बहरहाल जस्टिस मंसूर अली शाह ने अलविदाई रेफरेंस में शिरकत न करने की वजूहात रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को अपने ख़त के जरिए बताई हैं। बज़ाहिर जस्टिस मंसूर अली शाह का यह ख़त काजी फायज़ ईसा के खिलाफ चार्जशीट मालूम होती है। ख़त में जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा पर यह इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने अदलिया में मुदाखलत रोकने की बजाय मुदाखलत के मज़ीद दरवाजे खोल दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह बकौल उनके आइनी हुदूद से तजावुज़ पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के रेफरेंस में भी उन्होंने शिरकत नहीं की थी, और जस्टिस काजी फायज़ ईसा के एजाज़ में रेफरेंस में भी शिरकत नहीं करूँगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ख़त में लिखा कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के रेफरेंस में शिरकत ना करने की वजूहात मज़ीद परेशान कुन है। चीफ जस्टिस का किरदार अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होता है। चीफ जस्टिस का काम अदलिया का दिफा करना है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अदलिया पर बैरूनी दबाव नज़रअंदाज किया। एक चीफ जस्टिस ने अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह का मज़ीद कहना था कि मेरा ख़त फुल कोर्ट रेफरेंस के रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ख़त में लिखा कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा अदालती रवादारी और हमाहंगी के लिए लाजमी एहतराम कायम करने में नाकाम रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह का मज़ीद कहना था कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अदलिया में मुदाखलत रोकने की बजाय मज़ीद दरवाजे खोल दिए। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अदलिया के दिफा के लिए अखलाकी जुर्रत का मुजाहिरा नहीं किया। सीनियर तरीन जज ने इल्ज़ाम आयद किया कि काजी फायज़ ईसा अदलिया में मुदाखलत पर मिली भगत के मुर्तकिब रहे। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अदलिया में मुदाखलत पर शुतरमुर्ग की तरह सर रेत में दबाए रखा। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अपने साथी जजेस में तफरीक पैदा की। जजेस में तफरीक के असरात तनाव पर अदलिया ज़्यादा देर तक अदलिया पर रहेंगे, और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अदलिया को कमज़ोर करने वालों को जो है वो ग्राउंड दिया, और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के रेफरेंस में शिरकत और ऐसे दौर का जश्न मनाने का पैगाम देगा कि चीफ जस्टिस अपने इदारे को जो है वो नीचा कर सकते हैं। और अब जस्टिस मंसूर अली शाह के वाज़ेह होता है
कि वो चीफ जस्टिस ना बनने के बावजूद सरेंडर करने को तैयार नहीं हैं। इस वक्त साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आबिद जुबैरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जस्टिस याह्या अफरीदी नए चीफ जस्टिस होंगे। आज अलविदाई रोज़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का है, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का है तमाम हुआ, लेकिन लगता यह है कि वो जो तकसीम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर है, कम अज़ कम मंसूर अली शाह साहब के ख़त से लगता है कि वो तकसीम मज़ीद गहरी हो जाएगी। मेरा अपना एक व्यू है हमारे आउटगोइंग चीफ जस्टिस साहब पे कि उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया हमारी अदलिया को। विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट मैं ये बात कर रहा हूँ, अफसोस के साथ ये बात कर रहा हूँ। इन्होंने अपना दिफा नहीं किया अपने इंस्टीट्यूशन का, उस पर इतना हमला। और देखिए ये पिछले साल से हो रहा था, आपने देखा कि उनका जो रवैया रहा अपने उस जमाने के चीफ जस्टिस साहब से और अपने कोलीग से, लेकिन उसमें आप देखिए उस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो थे वो इनके साथ हुआ करते थे, और वो आप देखिए उनके अलग डिसेंट के नोट्स थे उस जमाने में जस्टिस बंदयाल का जब कोर्ट होता था। और ये वो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं जो जब खिलाफ ये चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ रेफरेंस चला तो उन्होंने उनके हक में फैसला किया था, और जस्टिस याह्या अफरीदी ने भी और जस्टिस मकबूल बाकर ने, आपको याद होगा। तो अब देखिए फिर उन्होंने अच्छे से उनका एहसान उतारा इन चीफ जस्टिस साहब ने। और ये जो बातें इन्होंने इस वक्त लिखी, काश ये पिछले साल भी इन पे जरा जस्टिस मंसूर अली शाह सोच लेते कि ये कितना डिवाइसिव कोर्ट हो रहा है, और जो ये जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस हैं उनका क्या रोल है पीडीएम की हुकूमत के और स्ट्रेंथन करने में। और देखिए जो सबसे बुरी बात जो इनके टेन्योर में हुई वो बिसाइड बल्ले का केस और ये 63A का जो फैसला और मुख्तलिफ फैसले जो उन्होंने किए सबसे, और जिस तरह से वो मुबारक सानी केस में रिव्यू पे रिव्यू हुआ, इस्लाम की गलत तशरीह हुई कुरान और हदीस की, विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट। तो नहीं, लेकिन आबिद जुबैर साहब अभी उनकी रिजेंटमेंट की एक वजह तो सीधी सादी सी है, और वो ये कि उन्हें ये लगता है कि उनकी हक तलफी हुई है। वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होते, अगर 26वीं आईनी तरमीम ना होती, अगर उसको जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो सपोर्ट करते, या मतलब उनको लगता है कि फ्रॉम विद इन द कोर्ट जो होना चाहिए था फ्रॉम द हाई अप्स वो हुआ नहीं, और अल्टीमेटली उनकी हक तलफी हुई है, जो मलाल उनके दिल में है, और अब ये ख़तो किताबत हो रही है। देखिए खतो किताबत तो पहले से हो रही है, उस वक्त तक 26वीं आईनी तरमीम नहीं हुई थी। SIC का केस 12 जुलाई को आया था, उस वक्त तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात भी नहीं हो रही थी। आप भी यहीं मौजूद है, लेवल से मैं भी था। 12 जुलाई पर तो कोई इस तरह की बात नहीं थी एक तरमीम आने वाली है। ये 12 जुलाई के बाद और उस फैसले पे अमल दरामद ना होना, और चीफ जस्टिस साहब का उनके कुछ कुलीग्स का गवर्नमेंट के साथ गठजोड़ जो था विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, उसकी वजह से ये तरमीम की गई कि उन्होंने तरमीम ही सिर्फ इनको दाल आने के लिए, हक तलफी हुई है नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सीनियर जज हैं, तो उनको इंसाफ के साथ फैसला करना है। लेकिन उनकी वो हक तलफी की अपनी बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं कि आइन और कानून का जो और जुडिशरी को किस तरह से तबाह किया गया है, खासतौर पर 26वीं आईनी। तो चलिए सर, अब तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा चले गए ना, अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के जाने के बाद आपको लगता है कि माहौल नॉर्मलाइज होगा या ये कशीदगी बढ़ेगी? कैसे हो सकता है? देखिए कशीदगी का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जस्टिस याह्या भी बड़े आला और बड़े अच्छे जज हैं और उनका बड़ा जबरदस्त रोल रहा है। अब देखते हैं एज चीफ जस्टिस उनका क्या रोल हो। देखिए हम सिर्फ हम उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन जब कोई बंदा एक शख्स आ जाता है और चीफ जस्टिस की उस पर बुरजमान होते हैं तो उसके बाद ही पता लगता है कि उनका कंडक्ट को क्या है, वो आइन और कानून के साथ, क्या रूल ऑफ लॉ के साथ करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम, अब इनका रोल क्या होगा, किस तरह से इस कोर्ट की साख बहाल करेंगे। अभी चैलेंजेस हो गए 26वीं आईनी तरमीम को, उस पर वो किस तरह से बेंच बनाते हैं करते हैं, क्या वो सुन भी सकेंगे वो केसेस, या सिर्फ ये जो एक पैरेलल जुडिशल सिस्टम या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के साथ, क्या वो हाई कोर्ट्स का दिफा कर सकेंगे जब हाई कोर्ट्स के अंदर इस तरह से उनका एक कर दिया गया कि हाई कोर्ट की जज की एनुअल एवेल्युएशन होगी और अगर वो उसकी अप टू डेट नहीं, उनको वार्निंग दी जाएगी और उसके बाद उनको फारिग कर दिया जाएगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से। तो आप देखिए जो जुडिशल कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन है और इवन जो पार्लियामेंट्री कमेटी जिसके तहत चीफ जस्टिस का होगा, ये बड़े कंट्रोवर्शियल चीज है। सबसे पहले तो लगता है कि जस्टिस याह्या अफरीदी के लिए जो बड़ा चैलेंज होगा वो जजेस कमेटी को फॉर्म करना होगा, और जजेस कमेटी की कॉम्पोजिशन क्या होगी, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने तो कहा है कि वो बेंचेस में नहीं बैठेंगे जब तक ये फॉर्मेशन ठीक नहीं होगी। तो मंसूर अली शाह साहब के साथ किसको, जस्टिस मुनीब अख्तर को वापस लेंगे या मीनुद्दीन खान साहब को रखेंगे? तो आपको क्या लगता है याह्या अफरीदी साहब के किन एक्शन से आपको पता चलेगा कि बड़ी इंपार्शियलिटी है अब कोर्ट के अंदर? देखिए सबसे बड़ी जो चैलेंज वो फेस करेंगे कि जब ये आईनी तरमीम की जो पटिशन है वो फाइल हो गई हैं, हो रही हैं, वो उसके बारे में क्या करते हैं। देखिए ये बहुत बड़ा इशू है कि इस मुल्क के साथ सबसे बहुत बड़ा सानिया हुआ है कि जो सल्व कर ली गई है ये जो आज़ादी थी जुडिशरी की, अब ये इस तरह से ट्रंकेटेड और एक क्लिप्ड
जुडिशरी के पावर्स के साथ क्या कर सकेंगे, ये भी देखना होगा इनका क्या रोल है। बहुत बड़ा रोल होता है चीफ जस्टिस का, और खुद इन पार्लियामेंट्री कमेटी ने उनको अपॉइंट किया है। तो अब देखना होगा कि ये अपने कोर्ट का किस तरह, आइन और कानून का कैसे दिफा करते हैं। देखिए इश्यूज हैं, हो सकता है आप एग्री करें चाहे। अच्छा, मुझे आबिद ज़ुबैर साहब ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इस्तेहकाक है कि वो 26वीं आईनी तरमीम को अगर टेकअप करे, ना सिर्फ टेकअप करे बल्कि इसको स्ट्राइक डाउन भी कर ले। बिल्कुल है। देखिए हमारा 17 मेंबर बेंच का फैसला था 21वीं तरमीम में, एक जो आपको याद होगा 2 साल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स बने थे, उसमें कोर्ट ने कहा है कि वो आईनी तरमीम को रिव्यू कर सकते हैं, और अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर यानी सेलिएंट फीचर्स के खिलाफ है तो उसको स्ट्राइक डाउन भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो तरमीम जो थी 21वीं तरमीम, वो सिर्फ 2 साल के लिए, इसलिए अक्सरियत ने उसको अपलोड किया। लेकिन आपको हैरानगी होगी कि आउटगोइंग चीफ जस्टिस साहब हैं, इन्होंने उसको स्ट्राइक डाउन कहा था पार्लियामेंट के पास इख्तियार नहीं, इस्तेहकाक ही नहीं है ये तरमीम कर सके। और फिर उनका रोल देखिए कि उसके बाद क्या रहा एज अ जज और एज अ चीफ जस्टिस। और सर, अगर ये 26वीं आईनी तरमीम स्ट्राइक डाउन हो जाती है आबिद ज़ुबैरी साहब, तो इसका मतलब ये तो फिर सारा प्रोसेस ही रिवर्स हो जाएगा। जस्टिस या अफरीदी चीफ जस्टिस भी नहीं रहेंगे फिर तो। जस्टिस मंसूर अली शाह, यानी अगर पुराने प्रोसेस को देखें, वो तो फिर बतौर चीफ जस्टिस एज्यूम करते हैं वो सीनियर प्यूरी जज थे। बिल्कुल, अगर ये होगा, अगर वो समझते हैं, क्योंकि देखिए मैं तो समझता हूँ ये तीनों जो लोग हैं, तीनों प्रोस्पेक्टिव चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के। मंसूर अली शाह साहब, क्योंकि ये बड़े यंग हैं अभी उम्र में, इनको तो वैसे ही चीफ जस्टिस होना था जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के पास। ये 2 साल चीफ जस्टिस रहते, तो इनके पास तो वैसे भी टाइम है अल्लाह के फजल से। और अब इनको 3 साल, अगर ये 26वीं तरमीम रहती है तो ये 62 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे, इवन 3 साल पहले 65 से। तो मैं समझता हूं जो हक और सच की बात है, अगर वो समझते हैं कि ये आईनी तरमीम जुड़ी, देखें उनको उन्होंने हल्फ लिया हुआ है, जो ये हमारे प्रेसिडेंट आउटगोइंग चीजें भूल गए, और जो आज उनकी याद दहानी करवाई इन्होंने मंसूर अली शाह ने, कि आपने आइन और कानून, आप बातें तो खूब करते थे। अच्छा आबिद ज़ुबैर साहब, अब 26वीं आईनी तरमीम के अगेंस्ट जो पिटीशन है वो सुनी कहाँ जाएगी, यानी किस बेंच के सामने होगी? वो आईनी बेंच के सामने होगी, क्योंकि मुतालबा तो ये किया जा रहा है कि फुल कोर्ट के सामने लगाया जाए, लेकिन अब ये हू इज टू डिसाइड दिस? नहीं, देखिए फुल कोर्ट, अब देखें, अब ये कहीं उस आईनी तरमीम में नहीं गया, चीफ जस्टिस का इस्तेहकाक खत्म हो गया है फुल कोर्ट का। आप देखें, वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना सकते हैं, और लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाने का इख्तियार तो जुडिशल कमीशन के पास है। उसमें एक बड़ा सीरियस लकूना है, जो कल आपने देखा है कि एक गलत सितम का एक प्रेस रिलीज इशू की गई, उनसे गलती हो गई है इसके अंदर, ये जो जुडिशल कमीशन में, क्योंकि उनका उसमें लिखा हुआ है वन ऑफ द मेंबर्स विल बी द सीनियर जज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। अभी तो कॉन्स्टिट्यूट नहीं होना, सीनियर जज आया है, तो उससे पहले अब जुडिशल कमीशन मुकम्मल नहीं है। फिर वो रेफरेंस दे रहे हैं 3D का, 175A3D का, कि जी उसमें कोई वैकेंसी से वजह से कोई नहीं होगा। या वैकेंसी का तो इशू नहीं है, तो अपॉइंटमेंट ही नहीं हुआ। वैकेंसी तो अपॉइंटमेंट हो तो वैकेंसी होती है ना, कि वो ना आए, बीमार हो जाए, कुछ हो जाए। तो ये बड़ा एक सीरियस लकूना है कि जुडिशल कमीशन क्या फॉर्म भी कर सकता है। अभी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ये भी एक लीगल इशू उठ गया है। एक और प्रॉब्लम भी नजर आ रही है कि अगर आईनी बेंच सुनता है और आईनी बेंच का फैसला उसको कोई अपील में जाना होता है, तो फिर अपील के लिए कौन सा बेंच होगा? क्या इसमें ये चीज वाज़ेह है? बहुत अच्छी बात आपने की, कि देखिए सारी एक डिमांड थी, और बड़ा ये, जबकि मैंने आर्गू किया था इसके खिलाफ कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आप अपील का राइट दे सकते थे, पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है। लेकिन वो आपने देखा, ये फाइज ईसा साहब की लेड बेंच, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कानून इन्होंने पार्लियामेंट को अपने इख्तियारात में दाखिल होने का इख्तियार दे दिया, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल थे उस मेजॉरिटी में, इनके साथ थे हर वक्त, तो उन्होंने दे दिया। अब देखिए उसके ये समरात, ये उसके फल खा रहे हैं सर, ये बैठ के, जो आपने खुद अपनी पावर्स उठा के उनको पार्लियामेंट को इख्तियार दे दिया अपने इंटरनल मामलों में दखल देने का। तो अब ये देखिए उसको अब अपील कहाँ जाएगी? अच्छा, अब ये जो नकाइस रह गए सर, जो लेकुनाज नजर आ रहे हैं अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम, अब उसके लिए एक बाज़गश्त और है कि 27वीं आईनी तरमीम आएगी, तो आपको कुछ 27वीं तरमीम आती हुई नजर आ रही है? देखिए 26वीं गलत है तो 27वीं भी गलत होगी। तो उसको अब देखिए, इन्होंने लोगों को ले लिया, फिर से माशाल्लाह इनको काफी पैसे खर्च करने पड़ेंगे उसके लिए, क्योंकि 2 वोट से ही 1 वोट या 2 वोट के उसमें मिली है, वो भी उन लोगों को तोड़ के, जिसको ये इंडिपेंडेंट करें। और मैंने सुना है आज वो नोटिफाई भी हो गए। कोई आप बताइए कि इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिफिकेशन इशू किया है? सर मुझे कोई बता रहा था, लेकिन आई एम नॉट श्योर। अब अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है। कोई 4 लोगों की बात सुनने में आ रही है कि 4 लोग जिनके हवाले से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो है ना कि ये जो सीटें हैं, ये रिजर्व सीट्स ये पीटीआई को मिलनी चाहिए। तो अब देखेंगे उसमें, वो भी पेंडिंग। अब एक और चैलेंज ये भी है जस्टिस याहिया अफरीदी के सामने, हमारे डेजिग्नेट चीफ जस्टिस के सामने, कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स जो है इंप्लीमेंट हो, वो भी उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद थे। 26वीं आईनी तरमीम में बहुत सारी ऐसी लूप होल्स या लकूनास भी नज़र आ रहे हैं कि जिसको दूर करना तो बाहर सूरत बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हुकूमत क्या कर रही है? क्या कोई 27वीं आईनी तरमीम का प्लान भी हो रहा है? इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा बैरिस्टर अकील साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर अकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।
सादा सा सवाल है सर, 26वीं आईनी तरमीम हो गई, 27वीं आईनी तरमीम भी आ रही है? हाँ साहब, बिल्कुल ऑन द कार्ड्स है 27th अमेंडमेंट और लेकिन उसकी कोई टाइमलाइन नहीं है अभी कि कब वो उसको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा या उसमें उसका फाइनल को मतन जो है वो उसका क्या होगा। सर वैसे आप 26वीं आईनी तरमीम को बचाएंगे तो 27वीं आईनी तरमीम ला पाएंगे ना? अगर 26वीं आईनी तरमीम ही सुप्रीम कोर्ट से स्ट्राइक डाउन हो जाती है तो फिर 27वीं का तो जो है वो जवाब ही पैदा नहीं होगा। देखिए, आपका सवाल बजा है, लेकिन आइन के आर्टिकल 239 जो है उसका सब आर्टिकल 5 और 6 जो है सब क्लॉज, वो ये कहता है कि कोई भी आइनी तरमीम जो है वो इट कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, या उसको कहीं भी किसी कोर्ट पे जो है क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। और उसकी वजह ये है कि ये पार्लियामेंट का इस्तेकाक है और पार्लियामेंट ही एम्पावर्ड है उस पूरे प्रोसेस में आइन साजी और कानून साजी। लेकिन सर हाल ही में जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल का मामला है व्हिच इज स्टिल हैंगिंग इन द एयर, वो भी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले से मशरूत है ना सर? जी देखिए, वो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से अब ऑब्वियसली जुरिस्डिक्शन अस्यूम की है और वो अभी अंडर एडजुडिकेशन है। उस पर मैं कुछ ज़्यादा तो आपको नहीं कह सकता, लेकिन क्या उसमें खदोखाल हैं वो तो स्टे दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने। अब वो टेक अप होगा तो उसका कोई रेजोल्यूशन की तरफ जाया जा सकता है। लीगली स्पीकिंग मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकते हैं ट्रायल, और क्या इससे पहले 29 लोगों का या 24 लोगों का नहीं हुआ था? इमरान खान साहब के टाइम पे हुआ था डेफिनेटली, और इससे पहले भी कई मिसालें आपके पास मौजूद हैं कि हो सकते हैं। लेकिन एज फार एज द लीगल कवर इज कंसर्न तो वो तो जाहिर है जुडिशरी से कोई ना कोई इंडोर्समेंट आ रही है। सर देखिए 26वीं आईनी तरमीम के अंदर कुछ लेकुनास तो नजर आ रहे हैं अभी। फॉर एग्जांपल सवाल मेरा बड़ा सादा सा है, ये आईनी बेंच जो है अभी तो बना नहीं है, लेकिन बनेगा और वो कोई फैसला देगा तो उसकी अपील कौन सा बेंच सुनेगा? देखिए, अभी जितने भी आईनी नोयत के केसेस हैं वो सारे उसका मैकेनिज्म बनाया गया है कि वो मार्क हो रहे हैं और वो आईनी जो बेंचेस हैं या जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन है वहाँ पे जा रहे हैं। अब कल ओथ टेकिंग सेरेमनी है चीफ जस्टिस की, और वो जब ओथ लेंगे और उसके बाद मंडे से वो जितनी भी इसकी स्ट्रीमलाइन करनी है चीज़ें अपने आईनी तरमीम के को देखते हुए जो एक सेटअप में चेंज आया है, तो जहरी बात है उसमें रजिस्ट्रार भी होंगे और उसके बाद सर बट दे हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली ना, मतलब वो जो 26वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट है उसके अकॉर्डिंगली, और उसके अंदर तो कहीं ये प्रोविजन पता नहीं लग रहा कि आईनी बेंच अगर कोई फैसला देता है तो अपील के लिए फिर बेंच कौन सा होगा, यानी वो फोरम कौन सा होगा? ये देखिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में जो एक रिव्यू का दिया हुआ है फोरम, वो वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। अब नेक्स्ट वीक में कुछ लेजिस्लेशन भी होनी है जो आईनी तरमीम के बाद एक सबऑर्डिनेट या सपोर्टिव लेजिस्लेशन है इस पूरे प्रोसेस के साथ, क्योंकि जब एक दफ़ा आपका आईनी तरमीम होती है उसके बाद काफ़ी लॉज जो हैं उनकी भी अपडेटिंग और उनकी भी चेंजिंग या उनमें ट्वीकिंग आपको करने की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए जो है इस कमिंग वीक में जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से एंड अदरवाइज जो उसकी सबऑर्डिनेट या सपोर्टिव लेजिस्लेशन है उसमें काम होना है। सर डोंट यू थिंक कि इतनी तेजी से हुआ है कि बहुत सारी चीजें अभी मिसिंग हैं, लूप होल्स अभी नजर आएंगे जिसको कवर करना पड़ेगा? नहीं, कतई नहीं। देखिए, जब भी कोई आईनी तरमीम होती है तो उसका इफेक्ट अब जब किसी कानून पे आता है तो उसको अपडेट करना होता है, उसको अमेंड करना होता है। ये तो नहीं पहले से अखज़ किया जा सकता कि जी पहले से अगर इस तरह है तो हम पहले से वो तैयार करके रख लें अमेंडमेंट को और उसके बाद फिर इसको करें। तो ऑब्वियसली हमने अपना होमवर्क पूरा किया हुआ है। अब ओथ जब तक नहीं लेते चीफ जस्टिस साहब तो फिर तो इफेक्ट नहीं हो सकता उसका। जुडिशियल कमीशन की कॉम्पोजिशन भी अभी देखनी पड़ेगी कि वो कैसे रिकम्पोज होता है। फिर अब जो जजेस कमेटी है उसकी कॉम्पोजिशन भी जाहिर है एक अपील टास्क होगा जस्टिस याहिया अफरीदी के लिए। उसकी रिकॉम्पोजिशन आपके सामने है। उसमें सबसे ज्यादा जो चीज जिसको सेलिब्रेट करना चाहिए कि वो माइनॉरिटीज या खवातीन या सिविल सोसाइटी में से जनरली स्पीकिंग वो वहाँ पे उनकी नुमाइंदगी भी आई है, पाकिस्तान बार काउंसिल की भी नुमाइंदगी है, उसके अलावा हुकूमत और उसके साथ अपोजिशन की इक्वल नुमाइंदगी है। लेकिन सर एज फार एज जजेस आर कंसर्न तो अभी ये देखना है ना कि वो पिक कैसे करेंगे जजेस को, जो जजेस की तादाद पूरी करनी है वो आईनी बेंच से करेंगे, चौथे पांचवें नंबर वाला जो कुछ जज है, इन केस अगर आईनी बेंच का सरबराह भी चीफ जस्टिस होता है तो? देखिए, इस पे मैं ये कह सकता हूँ कि जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं असाइड फ्रॉम द चीफ जस्टिस, वही आईनी बेंच के जो है वो उसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे और उसमें जो है बाय वर्च्यू ऑफ
दिस कॉम्पोजिशन ऑफ जेसीपी, जो जेसीपी की कॉम्पोजिशन है वही उसको आगे वोटिंग होगी और वो अपना यानी वो तो एज ऑफ नाउ जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, तो जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे आईनी बेंच के सरबराह? मेरे ख्याल से 3 सीनियर मोस्ट जो हैं वो डेफिनेटली कंसिडर हो सकते हैं। अब जो 3 सीनियर मोस्ट हैं असाइड फ्रॉम द चीफ जस्टिस, और अगर क्योंकि उसमें थोड़ी सी ये भी बात है कि जो कॉम्पोजिशन है उसमें चीफ जस्टिस साहब हैं, उसमें उसके बाद 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, और उसके बाद जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वो होंगे, लेकिन अभी वो एग्जिस्ट क्यों नहीं करते, तो इसीलिए उसके लिए जब कोरम पूरा है सिवाय उनके तो डेफिनेटली वो होगी उसकी कंसिडरेशन बाय नेक्स्ट वीक जो है स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे। यू आर रेफरिंग टू जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब एज फार एज प्रिजाइडिंग जज इज कंसर्न, कि चीफ जस्टिस के अदर देन चीफ जस्टिस, अदर देन चीफ जस्टिस ऑफ कोर्स ही कैन बी। ठीक, और आपको लगता है बहुत आसान होगा ये मामला एग्जीक्यूट करना भी 26वीं आईनी तरमीम के बाद, और ये चैलेंज नहीं होगा कोर्ट के अंदर और कोई हैकअप्स नहीं होंगी हुकूमत के लिए? देखिए मेरे ख्याल से अब तो इवन के ऑपोजिशन के भी तमाम तर दोस्त जो हैं वो हुकूमत की जो 2/3 अक्सरियत से जिनको रिकमेंड किया गया, जिन्होंने कल अपना हलफ उठाना है, वो जाहिर बात है कि वो उससे भी खुश हैं। वो कहते हैं कि जी बिल्कुल वो बड़े अपराइट, बड़े अच्छे जज हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, लॉ नोइंग है, लॉ अबाइडिंग है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े होने वाले हैं, किसी सियासी जमात के साथ तो नहीं खड़े हो रहे। तो वो तमाम तरीके हैं जो देखनी है, और अब जो आईनी बेंच को प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसका होगा या प्रिजाइडिंग हेड होगा, देखने की बात है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। पीटीआई इस वक्त ग्रुप बंदी का शिकार है और ऐसे वक्त में बुशरा बीबी की रिहाई को अहम समझा जा रहा है। बुशरा बीबी की रिहाई के बाद ये सवाल भी सर उठा रहा है कि क्या बुशरा बीबी पॉलिटिकली अब पीटीआई को लीड करेंगी। इस हवाले से एक खबर सर्कुलेट की कि बुशरा बीबी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास बुला लिया है, जिसके फौरी बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ की जानिब से तरदीद सामने आ गई कि ये खबर मन घड़त है, प्रोपोगंडा है, झूठ है। बुशरा बीबी ने कोई सियासी कमेटी का इजलास नहीं बुलाया है। ताहम उनकी पहले लाहौर आमद की खबर, उसके बाद पेशावर जाना, KPK में अली अमीन गंडापुर से मुलाकात होना, उनके एजाज़ में इशाइया होना, उसके बाद पार्टी के अपने अंदर कुछ आवाज़ें उठना शुरू हुई कि लाहौर की बजाय KP जाने का फैसला ठीक नहीं है और ये फैसला अली अमीन गंडापुर के इमा पर किया गया है। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो बताइएगा, खबर आई कि बुशरा बीबी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का हंगामी इजलास बुला लिया, जिसके फौरन बाद तरदीद भी हुई, तो क्या बुशरा बीबी PTI को पॉलिटिकली लीड करने जा रही? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जितना मुझे पता है इमरान खान नेवर वांट्स के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी लिहाज से भी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लिहाज से एक फैमिली पॉलिटिकल पार्टी बने। एक बात। नंबर 2, बुशरा बीबी साहब का रिहा होना ये इनको कभी कैद में होना ही नहीं चाहिए था। इनके ऊपर जो केसेस है वो झूठे थे, और उसके बाद अगर फर्ज करें तोशाखाना केस जो मेन था, जब उसके ऊपर वो केस खत्म हो गया तो उसके बाद तोशाखाना 2, तोशाखाना 3 वगैरह ये बनते ही नहीं थे, ये कानूनी नहीं बनते थे। उनको बनने के लिए जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का सहारा लिया गया और उनके थ्रू ये सारा कुछ हुआ। जहां तक मेरी ख्याल ये है, इनको तो होना ही नहीं चाहिए था। तो अब अगर उनको आज छोड़ा है तो किसी पे एहसान नहीं किया। केस का जस्टिस काजी फायज ईसा से क्या लिंक है सर? देखिए, मेरी बात सुने, मुझे एक बात बताएं कि अगर यहाँ पे कोई एग्जेक्टिव में किसी जगह पे कोई चीज खत्म होती है तो उसका एक्चुअल कौन उसका रिस्पॉन्सिबल है? प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज ही इज हेडिंग द एग्जेक्टिव, ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। उसमें बारी आती है। इस तरीके से अगर इस मुल्क में कहीं भी इनजस्टिस हो रहा है तो उसकी टोटल जिम्मेदारी नहीं, ये तोशाखाना पार्ट 2 तो नैब का केस है सर। सर, तो नैब ने अगर गलत बनाया हुआ है तो ये सवाल तो चीफ जस्टिस साहब पूछ सकते हैं। क्या उनको नहीं पता कि क्या चीज कानून है, क्या चीज नहीं है? सर देखिए, एक प्रोसीजर मौजूद है ना, प्रोसीजर है ना, पहले लोअर कोर्ट्स है, फिर हाई कोर्ट्स है, और आपको जो अब जाहिर है जो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस है वो भी हाई कोर्ट से मिली है ना सर।
सर अगर लोअर देखिए इस तरह की बात है, मेरे लिहाज से चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है उनको देखना चाहिए कि उनके नीचे जो लोअर कोर्ट्स हैं वो क्या गलत कर रहे हैं। अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है ना वो ये चीज नहीं लेता तो चीफ जस्टिस अच्छा चलिए, अब हुमायूं उमर साहब, हम जाने वाले को बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं, मेरा क्योंकि टॉपिक ये नहीं है, इस पे फिर कब बात कर लेंगे। मुझे बताइएगा, मुझे अच्छा मुझे ये बताइए सर कि पॉलिटिकली बुशरा बीबी साहिबा एक्टिव हो रही। देखिए एक मिनट ठहर जाएं। बिलावल भुट्टो साहब ने कह दिया है कि ये सारा काम अगर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ऑन बोर्ड ना होते तो ये कुछ भी ना होता। सो दैट मींस ही वाज टोटली इन्वॉल्व्ड इन ऑल दीज प्रोसेसेस, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, आप मेरा सवाल ले लें। मेरा सवाल ये है कि कोई सियासी कमेटी का इजलास होने जा रहा था और बताया गया कि बुशरा बीबी ने ये इजलास हंगामी तौर पर बुलाया है, उसके बाद तरदीद भी जारी हो गई, तो बुशरा बीबी पॉलिटिकली एक्टिव होने जा रही? मुझे नहीं मालूम, मेरा नहीं ख्याल, जितना मैं जानता हूँ बुशरा बीबी साहिबा को, मेरा नहीं ख्याल कि वो पॉलिटिकली एक्टिव होंगी, मेरा नहीं ख्याल। देखिए मेरी जात में अगर मैं कोई डिसीजन लेता हूँ ना, मैं घर में अपनी बीवी अपने बच्चे से कोई मशवरा ले सकता हूँ, वो मुझे कुछ बता सकते हैं, लेकिन दैट डजंट मीन कि वो पॉलिटिकली एक्टिव है। पॉलिटिकली एक्टिव होने का मतलब ये हो जाता है कि आप सियासत के अंदर हैं, आप गवर्नमेंट की कोई पोजीशन लेना चाहते हैं या आप पार्टी के अंदर कोई ओहदा लेना चाहते हैं, उसको हम पॉलिटिकली एक्टिव लोग कहते हैं। नहीं, लेकिन पार्टी के डिसीजंस जो है उनसे पूछ के किए जाएंगे। और फिर लाहौर आने का बताया गया, फिर वो पेशावर चली गई और उसके ऊपर भी ये खबर आई कि पार्टी के अंदर जो है इस पे खासी जो है वो तल्ख कलामी हुई है कि बुशरा बीबी को लाहौर से पेशावर क्यों मुंतकिल किया गया, और अली अमीन गंडापुर इसके कसूरवार हैं, जिम्मेदार हैं। देखिए अगर आप मुझसे पूछे ना, लाहौर में काफी मनूसियत है आजकल, तो उस लिहाज से अगर केपी में ले गए तो शायद बेहतर किया, क्योंकि सुनने में बहुत सारी चीजें सुनने में आती है ना कि कोई कहते हैं अब आप लाहौर वालों को नाराज कर देंगे सर। नहीं, आप सबको पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। कोई बंदा खफा नहीं होगा, बहुत सारे लोग इस पे तालियां बजाएंगे क्योंकि उनको पता है क्या है, आजकल वैसे भी वहां पे वो पोल्यूशन काफी शुरू होने वाली है ना आहिस्ता आहिस्ता। खैर एनीवे, उस बात को छोड़ें। देखिए सिंपल सी बात ये थी कि सुनने में ये आया था कि उनको वहां पे जाके हाउस अरेस्ट कर देंगे, ये भी सुनने में आया था। तो अगर फर्ज करें बाज चीजें चाहे सच हो या झूठ हो, अगर इस किस्म का कोई शकूक व शुबात होते हैं तो मैं अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं वहां सेफ्टी फैक्टर को करूंगा और मैं उनको ऐसी जगह मुंतकिल कर दूंगा जहां पे कोई उनको तंग ना कर सके। और उस लिहाज से, मेरे लिहाज से केपी वॉज अ गुड चॉइस। मेरी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मेरी कोई डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं आपको एज एन इंडिपेंडेंट माइंड सेट के लिहाज से बता रहा हूं कि अगर मैं डिसीजन ले रहा हूं और मुझे पता हो कि जिस लिहाज से जो माइंडसेट बैठा हुआ है लाहौर में या जो माइंडसेट बैठा हुआ है इस्लामाबाद में, ये वो माइंडसेट है जो कि मॉडल टाउन के लिहाज की सोच वाले हैं, जो कि जुलियनवाला बाग के ट्रेजिडी के माइंडसेट वाले हैं, जो कि रोलेट एक्ट के लिहाज से लॉ पास करने वाले माइंडसेट के लिहाज से मैं वहां पे सेफ्टी फैक्टर और तो सर फिर पीटीआई तो बहुत ज्यादा कॉर्नर्ड नहीं हो जाएगी कि पेशावर में जाके अमान ढूंढ रहे हैं? तो अली अमीन गंडापुर साहब ने जो एक पड़क मारी थी कि हम 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ निकलेंगे और इस्लामाबाद दोबारा आएंगे, उसका क्या हुआ फिर, अगर आप सेफ्टीज को ही देख रहे हैं तो? देखिए वो तो जब वक्त आएगा तो आपको वो भी पता चल जाएगा ना। उसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं। उसके तरीके होते हैं कि आप सबसे पहले उसको आईनी तौर पे चैलेंज करोगे, जब वो आईनी तौर पे चैलेंज होगा उसके बाद देखेंगे क्या होता है। और हमारे पास देखिए, एट द एंड ऑफ द डे वी हैव द राइट टू प्रोटेस्ट। If and when we decide to protest, we will do that thing. लेकिन उससे पहले we will try to see कि हमारे पास options क्या हैं, उन options को हम किस तरीके से अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी रह गई बात कि ये एहतजाज करना, सड़कों में निकलना, दैट्स यूजुअली द लास्ट ऑप्शन, जब बाकी जो लीगल ऑप्शंस होते हैं उसके ऊपर कोई ऐसा बंदा बैठा हो जो कि उसको, मतलब आप अपनी जात की बेसिस पे आप एक पूरी पार्टी का निशान उठा लें जस्ट बिकॉज के आपको उनके हेड नहीं पसंद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ और इस्लामाबाद पुलिस एक दूसरे के आमने सामने नजर आ रहे हैं। मामला कुछ यूं है कि इस्लामाबाद में दहशत गर्दी के मुकदमात में मुलव्वस पीटीआई के मुल्ज़िमान की 3 कैदी वैन्स पर
नामालूम अफराद ने हमला किया और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमला पीटीआई के कैदियों को छुड़ाने के लिए रिपोर्टेडली ऐसा हुआ और नामालूम अफराद ने कैदी वैन्स पर गोलियां बरसाईं और वैन के शीशे तोड़ डाले। लेकिन अब इसके ऊपर जो पीटीआई के एक एमपी उन समेत भागने वाले तमाम कैदी दोबारा पकड़ लिए गए। ये इस्लामाबाद पुलिस का वर्जन है। पुलिस ने 4 हमलावर भी गिरफ्तार कर लिए हैं जिन पर मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी के मुताबिक प्रिजन वैन्स में 82 मुल्जिमान मौजूद थे जिन्हें पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। हमले के बाद कुछ कैदी वैन से फरार हो गए जिन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इस वाक़े के पीछे खुद इस्लाम जो है वो मुलव्विस है और शेख वकास अकरम का दावा है कि कैदी वैन में हमारे पीटीआई वर्कर्स, एमपीएस और 2 सरकारी मुलाजिम भी मौजूद थे। पुलिस की जानिब से हमारे वर्कर्स को मजबूर किया गया कि वहां से भागें। पीटीआई इस्लामाबाद पुलिस पर वाक़े की तमाम तर जिम्मेदारी डाल रही है, जबकि पुलिस की जानिब से यह तासुर दिया जा रहा है कि पीटीआई के कैदियों को छुड़ाने के लिए एक सियासी जमात ने यह सारा खेल रचाया। ना सिर्फ पुलिस की जानिब से बल्कि अब से कुछ देर पहले वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने मीडिया टॉक किया और उनका कहना है कि ये एक सोची समझी प्लानिंग के तहत किया गया और इसका बुनियादी मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को छुड़वाना था और इसमें इस्लामाबाद पुलिस के कुछ एहलकार जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। तो ये ऑफिशियल वर्जन हुकूमत की जानिब से सामने आ रहा है। ताहम कहा गया अदालत से इनको डिस्चार्ज करके किसी दूसरे मुकदमे के अंदर गिरफ्तार किया गया है और दोनों तरफ जो है वो एक रिजेंटमेंट मौजूद थी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक हालिया रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान में 2000 अरब रुपए सालाना से ज़ायद की टैक्स चोरी हो रही है। टैक्स नादहिंदगान की वजह से टैक्स का सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर पड़ता है और हुकूमत की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो टैक्स चोरों की निशानदेही करके उनसे ज़्यादा टैक्स वसूल करे ताकि गरीब तबके को सके। ज़ाहिर है हुकूमत के लिए टैक्स चोरी को रोकना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और एफबीआर ने टैक्स चोरी रोकने और सरमाया बढ़ाने के लिए कमर कस ली है। सबसे बढ़कर एफबीआर ने शाहाना ज़िंदगी गुजारने के बावजूद टैक्स ना देने वाले मुल्क के 2 लाख से ज़ायद अमीर तरीन लोगों का डेटा नादरा रिकॉर्ड से हासिल किया है। एफबीआर हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान के इन अमीर तरीन लोगों के डेटा का जो डेस्क ऑडिट है वो किया जा रहा है और क्रॉस मैचिंग के बाद इन लोगों को नोटिस जारी किए जाएंगे और उनसे उनकी आमदनी के मुताबिक टैक्स वसूल किया जाएगा। ज़राए एफबीआर के मुताबिक शहरियों के तवातुर के साथ बैनुल-अक़वामी सफ़र की मालूमात भी डेटा में शामिल है और शाहाना ज़िंदगी गुजारने वाले अफराद को टैक्स वसूली के लिए हदफ बनाया जाएगा क्योंकि शहरियों के तर्ज़ ज़िंदगी से मुतालिक डेटा की मदद से ज़राए आमदन का पता चलता है। अब यार इन 2 लाख से ज़ायद अमीर लोगों से टैक्स वसूल करता है तो यकीनन मईशत पर इसके मुस्बत असरात तो होंगे और साथ सिंबलिज़म भी है कि वो लोग जो शाहाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं और टैक्स रिविजन के अंदर मुलव्विस हैं कम से कम उनसे टैक्स बटोरा जा रहा है। रात दिन के गरीब तबका जो है उसके ऊपर मज़ीद टैक्स का बोझ लाद दिया जाए, ख़ासतौर पर तनख्वाहदार तबका जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है। आई होप कि अगर ये ठान ली गई है तो इसको इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा और अल्टीमेटली इसके रिजल्ट्स भी नज़र आना शुरू हो जाएंगे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।